Good morning, dear student, boys and girls. Welcome in online class of agriculture. We were discussing about weeds. अवांछित रूप से उगने वाली कृषि योग्य तथा अकृषि योग्य क्षेत्रों में वनस्पति, जिसको हम खरपतवार कहते हैं, और खरपतवार की परिभाषा, खरपतवार का वर्गीकरण, खरपतवार की विशेषताएं, खरपतवार के आर्थिक महत्व पर हम पीछे वाले लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसको और आगे बढ़ाते हुए खरपतवार का विस्तार, उसका संचरण तथा उसका गुणन, इस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। खरपतवार की विशेषताओं में आपने देखा था कि खरपतवार बहुत तेजी से फैलती है और तेजी से पनपने के कारण यह मुख्य फसल की बहुत सारी आवश्यक सामग्री है, पानी है, खनिज पदार्थ है, पोषक तत्व जिसको बोलते हैं, स्थान है वगैरह, उसको सबको घेर लेती है। अब आज हम ये जानना चाहते हैं कि इसका संचरण कैसे होता है। संचार, खरपतवार का विस्तार इतना तेजी से होता है तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? संचरण, विस्तार। खरपतवार का विस्तार इतना तेजी से क्यों होता है? है ना? खरपतवार का इतना विस्तार तेजी से क्यों होता है, या खरपतवार का विस्तार करने वाली एजेंसीज कौन सी है, मोड्स क्या हैं, जिसको हम माध्यम बोलते हैं, किन माध्यमों से खरपतवार संचरित होती है और किन एजेंसीज के द्वारा ये खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। संचरण के माध्यम क्या है, संचरण के तरीके क्या हैं, संचरण में कौन कौन सी बातें शामिल है या कौन कौन से पथ इसके शामिल हैं, ये हम एक एक करके बताएंगे आपको। जैसा कि आप जानते हो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज को जाना है तो निश्चित है कि उसको किसी न किसी का सहारा लेना है, किसी स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ट्रांसमिट होना है, संचरित होना है, वहाँ जाना है। तो उसके लिए एक तरीका है कि वो वायु द्वारा उसका संचरण हो। खरपतवार के बीज हल्के होते हैं। कुछ खरपतवार ऐसी होती है जिनके बीज पक्षमा भी होते हैं, रोमिल होते हैं, पेपस होते हैं, हल्के होते हैं, और ये आसानी से हवा के साथ उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और उस स्थान पर भी खरपतवार उग जाती है। तो खरपतवार वायु द्वारा संचित होने वाली खरपतवार के लिए जरूरी है कि उसके बीज हल्के हो, आसानी से उड़ सकें, रोमिल हो, रोएदार हो, पक्षमाभी हो, पंखयुक्त हो, पेपस हो, पतवारी जैसे हो, तो ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके चले जाते हैं और वहां पर खरपतवार पनप जाती है। तो इस तरह से खरपतवार के विस्तारण का, खरपतवार के संचरण का पहला मोड है वो है वायु द्वारा। बहुत सारी खरपतवारें ऐसी है जो वायु द्वारा संचरित होती है, जिनके बीज हल्के होते हैं। दूसरा मोड है बाय एयर के बाद बाय वाटर। वायु द्वारा संचरित होने वाली खरपतवार
के बाद में दूसरा मोड है, वो है जल द्वारा संचरित होने वाली खरपतवार। इसमें भी खरपतवार जो होते हैं उसके बीज हल्के होने चाहिए, यदि भारी होंगे तो जल में डूब जाएंगे। ये खरपतवार, इसके बीज जो होते हैं तैरने लायक होने चाहिए, यानी कि हल्के और स्पंजी भी हो और फूले हुए, उसका ऐसा भी हो कि उसके अंदर भरा एयर भरी रहे, फूले हुए, उसके अंदर एयर भर जाए गुब्बारे की तरह। स्पंजी हो, हल्के हो, तो पानी के बहाव के साथ बह करके एक स्थान पर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। जैसे जल निमग्न आपने खरपतवार पढ़ी थी, तो जल निमग्न खरपतवार में इस प्रकार के बीज पाए जाएंगे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके चले जाएंगे, और दूसरा स्थान जहां पे खरपतवार नहीं है उस स्थान को भी खरपतवार युक्त कर देंगे। ये दूसरा मोड है जिसको हमने बताया आपको। जैसे जलकुंभी है, आपने सुना होगा बहुत समय पहले उदयपुर के अंदर जो पिछोला झील है, फतेह सागर झील है, ये जलकुंभियों से भर गई थी। फिर उसका निवारण किया गया था, उसको निकाला गया था। ये वैसे भी आप जानते हो कि खरपतवार में विस्तारण बहुत तेजी से होता है, और फिर एक तो विस्तारण तेजी से होता है, पनपती तेजी से, और फिर इनके पास मोड मिल जाए, इनको माध्यम मिल जाए, इनको साधन मिल जाए, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए इनको मिल जाए, तो ये आसानी से पनप जाती है। तीसरा मोड है पशुओं द्वारा। इसमें भी खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं के माध्यम से जा सकती है। कैसे जा सकती है? पशु जब जंगल में चारा चरते हैं तो खरपतवार को भी काम में लेते हैं कुछ पशु, और ये जैसे वर्णोनिया वगैरह तो खाया ही जाता है, पशुओं द्वारा खाया जाता है। तो ऐसी खरपतवार जिनके बीजों में कांटे होते हैं, फलों में कांटे होते हैं, या ये नुकीले होते हैं, या ये ऐसे होते हैं कि आसानी से पशु को चिपक जाए, चिपचिपे, खुरों में समा जाए, पूंछ पे लग जाए, बालों में लग जाए, और फिर पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और अपने शरीर को किसी पेड़ से या किसी ठोस माध्यम से रगड़ता है, तो ये खरपतवार के बीज या खरपतवार के जो भी प्रसार योग्य परपद्य हैं वो वहां गिर जाते हैं और वहां पे खरपतवार पनप जाती है। बिल्कुल मिलता जुलता मनुष्यों द्वारा भी कर देता हूं मैं। मनुष्यों द्वारा इसमें भी जो है खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। जैसे मनुष्य है, वहां खेत में गया है, खलिहान में गया है, जंगल में गया है, उसके कपड़ों पर लग गया, या उसके पैरों के जूते हैं उसमें लग गया, या उसने जो नीचे कपड़ा पहना उसका नीचे वाला भाग जो जमीन से रगड़ खाता है उससे खरपतवार के बीज चिपक गए, जैसे भुरट के बीज चिपक जाते हैं, आप लोग जानते हो, है ना। ऐसे कई पौधे हैं, ऐसे कई खरपतवार ये पौधे हैं जिनके बीज मनुष्य द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन, एक तरह से परिवहन का साधन बन गया। ये मनुष्य बालों में उलझ गए, हाथों पर लग गए, है ना। इसके अलावा जैसे कांग्रेस पौधा है जिसको हमने बोला है, पारेंथियम का पौधा है, इसके परागकण भी वायु में जाते रहते हैं, मनुष्य के द्वारा भी उसके चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जब हमारे को लगता है जैसे यार क्या है, तो हम हाथ वगैरह धोते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ पे उस बीजों को गिरा देते हैं। जैसे मैं आया और मैंने आने के बाद में यहाँ पे अपने हाथ मुंह धोए, या मैंने अपने मुंह को वॉश किया, जैसे आप कहीं गए तो कई ऐसे परागकण हैं जो आपसे चिपक के आए हैं, आपके मुंह से, आपके हाथों से, आपने हाथ धोए हैं, आपने पाँव धोए हैं, आपने मुंह धोया है, तो वो परागकण वहाँ गिरे हैं। और उसके बाद में वहाँ गिरे हैं, या आपने ऐसे स्थान पर किसी पौधे के ऊपर गिराए हैं तो उसके पॉलिनेशन हो गया, वर्तिका ग्रह वगैरह पे पहुंच गए हैं, तो अदरवाइज तो गिरे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन
खरपतवारों के बीज, वो परागकण की बात दूसरी है, खरपतवारों के बीज इस तरह से यदि मनुष्य लाया है एक स्थान से दूसरे स्थान पर और वो कहीं गिरे हैं तो वहां पनप जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इनको कोई ज्यादा पनपने के लिए कोई अच्छी मिट्टी की या अच्छी मृदा की या किसी अच्छे माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये उग जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये उग जाते हैं और ये किसी भी प्रकार की मृदा में उग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, कृषि यंत्रों द्वारा हम लोग अपनी कृषि क्रियाओं के लिए कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, बुआई करते हैं। उसके बाद प्राथमिक और द्वितीयक भूमि जो परिष्करण करते हैं दोनों प्रकार के, उसमें कृषि यंत्र काम में आते हैं। कई खरपतवारों के बीज जो होते हैं, कई खरपतवारों के परवरदे होते हैं, उन कृषि यंत्रों से लग जाते हैं और सामान्यतः कृषि यंत्र रख देते हैं। बहुत कम ऐसी बात होती है जब हम कृषि यंत्रों को साफ करके रखते हैं और ढंग से यदि साफ नहीं भी किया, मान लो आपने साफ किया, ढंग से साफ नहीं किया है, कुछ भी खरपतवार के बीज उसके आगे वाला जो नुकीला सिरा है उस पर लग गए हैं या उसके हत्थे पे लग गए हैं या हत्थों के बीच की जगह है, छेद और हत्थे के बीच की जगह है, वहां पे फंस गए हैं। और अगली बार जब आपने उस कृषि यंत्र को काम में लिया है, खुदाई के लिए, जुताई के समय में आप हल जोतते हैं, पाटा लगाते हैं, सुहागा लगाते हैं, हैरो लगाते हैं, कल्टीवेटर, जो कुछ भी चीज़ें आप काम में लेते हैं, उसके ऊपर यदि खरपतवार के बीज पड़े हैं तो वह जहाँ पे आपने ये प्राथमिक भूमि परिष्करण किया है वगैरह जो कुछ भी किया है या कृषि यंत्र काम में लिया है, वहाँ ये पहुँच गए और पहुँचने के बाद में वहाँ ये पनप गए। इस तरह से खरपतवार आगे से आगे कई तरीकों से संचरित होती है, विस्तारित होती है। इसके अंदर ये 1 2 3 4 प्रकार से कई मोड्स हैं। पक्षियों द्वारा भी हो सकते हैं। कुछ खरपतवारें ऐसी है जिसके बीजों को पक्षी खाते हैं और खाने के बाद में वो बीज जो होता है वो उसके शरीर में यदि डाइजेस्ट नहीं होता है, पचित नहीं होता है, पचाया नहीं जाता है और वो उत्सर्जन के साथ, बीट के साथ शरीर से बाहर आता है, वो फिर उगने लायक हो जाता है। इस तरह से खरपतवारें पक्षियों के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। पशुओं द्वारा, मनुष्य द्वारा, कृषि यंत्रों द्वारा, पशुओं द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा और अन्य संसाधनों द्वारा। इसमें हम कीट वगैरह भी लेते हैं, कीट आदि। कुछ बड़े कीट जैसे टिड्डा है, ग्रासहोपर है, जैसे कॉकरोच है, या बड़े कीट हैं या बड़े अपृष्ठवंशी हैं, उनके पंखों पे, उनके मुखांगों पे, मुखांगों पर, मुखांगों द्वारा, पंखों द्वारा और पैरों द्वारा ये चिपक जाती है और कीट जब किसी दूसरे स्थान पर संचरित होकर जाता है तो वहां इस खरपतवार के बीजों को छोड़ देता है। इस तरह से खरपतवार वहां विस्तारित होती है। तो ये कुछ बिंदु थे जिसके बारे में मैंने चर्चा करी आपको। खरपतवार का विस्तार, खरपतवार के विस्तार के अंदर और भी कोई चीजें हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से आपने देखा वायु, जिसके अंदर किस प्रकार से खरपतवार के बीज होने चाहिए, पक्षमा भी होना चाहिए, रोमिल होना चाहिए, पेपस होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। जल द्वारा भी होने हैं तो इसमें स्पंजी होना चाहिए, जरूरी है जल के ऊपर बह के जाए, हल्का हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल के तब जाएगा।
और पशुओं द्वारा वो बीज जाएंगे जो कांटे वाले हो, चिपचिपे हो, चिपक जाएं। कृषि यंत्रों में भी वही हाल है, पक्षियों द्वारा ये है। अब एक बिंदु और रह गया है आज के टॉपिक का, खरपतवार का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वीड्स। अब समझना यह है आपको कि खरपतवार का गुणन यानी कि खरपतवार एक से अधिक होना। इसमें खरपतवार इसमें भी हो तो एक से अधिक रही है, लेकिन इसमें आपको ये देखिए आपने बात कि खरपतवार विस्तारित कैसे होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती कैसे, यानी कि इसका परिवहन, यानी कि इसका संचरण, जिस मैंने लिखा है, और इसके लिए क्या क्या मोड है। खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है यह देखा गया। और मल्टीप्लिकेशन में खरपतवार बढ़ती कैसे है, बढ़वार। इसमें क्या देखना है आपको, बढ़वार के क्या तरीका है। एक तो है बीजों द्वारा और दूसरा है वानस्पतिक प्रवर्ध्यों द्वारा। ये बेटा देख लेना मैंने प्रवर्ध्य सही लिखा है कि नहीं लिखा है, थोड़ा हिंदी का मामला है, इसको आप देख लीजिए। बीजों द्वारा कई ऐसी खरपतवारें हैं जो बीजों द्वारा अपना गुणन करती है या मल्टीप्लिकेशन करती है। ये खरपतवारें जब आप बीज उगाते हो, उस बीज से वापस बीज बनता है, पौधा बनता है खरपतवार का, फिर उसमें वापस बीज बनते हैं और वो बीज फिर किसी नई खरपतवार के लिए काम में आते हैं। तो बीज से बीज, सीड टू सीड, मतलब इस खरपतवार का गुणन बीजों द्वारा ही होगा, किसी अन्य तरीके से नहीं होगा। और ये मैंने लिखा है वानस्पतिक प्रवर्ध्यों द्वारा। तो वानस्पतिक प्रवर्ध्यों में प्रकंद है, घनकंद है, शल्ककंद है, कंद है, ये वानस्पतिक प्रवर्ध्य गिने जाते हैं। इसके अलावा दूसरे वानस्पतिक तरीके हैं, कलमदाब का या अन्य तरीके ग्राफ्टिंग वगैरह के हैं। ये जब हम काम करते हैं सामान्य पौधों को हम प्रकंद द्वारा उगाते हैं, सामान्य पौधों को हम घनकंद द्वारा उगाते हैं, उनको हम शल्ककंद द्वारा उगाते हैं, कंद द्वारा उगाते हैं, या कलमदाब, ग्राफ्टिंग या अन्य रोपाई की विधियों द्वारा भी हम यदि उसको काम करते हैं तो बहुत कुछ संभव है कि इन वानस्पतिक प्रवर्ध्यों के साथ खरपतवारें भी अपनी उपस्थिति प्रकट करती है, और वो जो अन्य चीजें जिसके लिए आपने ये काम किया है उनके साथ साथ ये स्वतः ही उग जाती है। इसको बोलते हैं हम वानस्पतिक प्रवर्ध्यों द्वारा गुणन। तो गुणन के दो तरीके हैं। एक तरीका तो सीधा साधा है कि बीजों द्वारा नहीं खरपतवार पनपती है। दूसरा तरीका यह है कि ये जो हमने चिरकालिक संरचनाएं हैं, जिसको क्या बोलेंगे, चिरकालिक संरचनाएं, चिरकालिता जिनमें होती है, चिरकालिता, लंबे समय तक ये प्रवर्ध बने रहते हैं। चिरकालिक संरचनाएं यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि किसी पौधे को बचाना है तो वानस्पतिक प्रवर्ध उसको प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए भूमिगत प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद, ये सारी भूमिगत इसकी विधियां हैं जिसके अंदर ये चिरकालिक अवस्था में पड़े रहते हैं, अपने आप को बचाए रखते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है वापस ये चिरकालिक जो प्रोसेस हैं ये अनुकूल परिस्थिति आने पर अपने आप को
बदलती है। चिरकालिकता प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है, ये अनुकूल परिस्थितियों में आने पर रूपांतरित होती है और पल्लवित होती है, प्रस्फुटित होती है, अंकुरित होती है, जो भी आप कहना चाहें। और या फिर इनके साथ साथ अशुद्धियों के रूप में ये जो है खरपतवार विस्तारित होती है और वहां जाके ये अपना गुणन करती है। गुणन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एक से अधिक चीजों का बनना। एक से अधिक चीजों का बनना का मतलब होता है उसमें किसी प्रकार से रेप्लिकेशन हो, उसमें किसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन हो, ये कहलाती है चीज खरपतवार का गुणन। खरपतवार का विस्तार या संचरण, दोनों में थोड़ा सा अंतर, जैसे कि मैंने बताया कि यहां खरपतवार जो भी आई है, किसी भी रूप में आई है, वो बढ़ी कैसे है? वो बीज आया है, उस बीज ने बढ़ाई है, या उसका जो वानस्पतिक प्रवर्ध आया है उसने बढ़ाई है? ये इसके दो तरीके। और यहां पे खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई कैसे है, ये इसका तरीका है ना। 1 2 3 4 5 और ये छठा, 6 बिंदु मैंने आपको खरपतवार में बताए। खरपतवार के अंदर मैंने 6 बिंदु बताए हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा अच्छी तरह से। यदि नहीं दिया है तो आप गलती कर ही रहे हैं। ये अब इस खरपतवार का जो अंतिम बिंदु है वो है खरपतवार नियंत्रण। ये थोड़ा बड़ा किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हमने सारी चीजें जान ली कि खरपतवार क्या है, खरपतवार किस किस प्रकार की हो सकती है, खरपतवार को वर्गीकृत करके हमने उसको श्रेणीबद्ध करके खरपतवार की जो श्रेणियां बनाई, उस खरपतवार की श्रेणियां बनने के बाद में आप खरपतवार के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हो गए, क्योंकि उसकी विशेषताएं आपने देख ली। फिर खरपतवार से क्या हानियां हैं, क्या लाभ है, ये देख लिया। फिर खरपतवार किन किन मोड से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल के जाती है और फिर उस प्रकार बढ़ने का तरीका क्या है, ये सब जानने के बाद में हम खरपतवार को किस प्रकार से नियंत्रित कर लें, उसका कंट्रोल कैसे करें। हमारे लिए हानिकारक है, किसान के लिए हानिकारक है, मुख्य फसल उससे प्रभावित हो रही है, उत्पादन प्रभावित हो रहा है, उपज प्रभावित हो रही है, उत्पादकता प्रभावित हो रही है, कीटों को प्रेरित कर रही है, हमारा स्वास्थ्य खराब कर रही है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। यदि ऐसी बात है तो खरपतवार का नियंत्रण करना जरूरी है, खरपतवार को हटाना जरूरी है, निराई गुड़ाई द्वारा हटाना जरूरी है। और इसके अंदर हम कई प्रकार की विधियों को काम में लेंगे। ये जो है कटाई द्वारा, हाथ द्वारा, निराई गुड़ाई द्वारा करते हैं, है ना। तो भौतिक साधनों द्वारा भी करेंगे, यांत्रिक साधनों द्वारा भी करेंगे। यांत्रिक विधि, भौतिक विधि और सस्य विधि, रासायनिक विधि, ये 4 विधियां मैं आपको बताऊंगा। और इन चारों पे अलग अलग प्रश्न बनते हैं।
कोई भी एक विधि पूछी जाती है, उसके अंदर बहुत सारी भौतिक विधियां वे है, फिजिकल मेथड्स जिसको बोलते हैं। फिजिकल मेथड्स वे हैं जिसके अंदर हम ताप, दाब, आर्द्रता, वायु प्रताप वगैरह इसको काम में लेते हैं। हीट है, स्टीम है। ये यांत्रिक विधि जो हम हैंड्स के द्वारा या कृषि यंत्रों के द्वारा ये काम में लेते हैं, वो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बाय इंस्ट्रूमेंट्स। शास्य विधि ये कृषि क्रियाओं से संबंधित है। कृषि क्रियाएं भी करते हैं तो भी हम खरपतवार को हटा सकते हैं। जैसे आपने निराई गुड़ाई कृषि क्रिया है। और रासायनिक विधि में हम केमिकल्स काम में लेते हैं, रसायन, या इसको हम खरपतवार नाशी भी बोलते हैं। अब आपको यह विधियां समझने से पहले और पढ़ने से पहले यह चीज ध्यान में रखनी है कि जिस खरपतवार का आप विनाश करना चाहते हैं या जिसको नष्ट करना चाहते हैं या जिसको हटाना चाहते हैं, वो खरपतवार किस प्रकार की है। जिस प्रकार की खरपतवार है उसी प्रकार की हम इसके अंदर विधि अपनाएंगे। जैसे कई ऐसी खरपतवार है जिसको आप भौतिक विधि से काम में ले रहे हैं लेकिन वो फिर पनप जाती है, तो आपने अपना समय व्यतीत किया, आपने उखाड़ के एक तरफ कर दी, लेकिन थोड़े समय के बाद वापस आ गई। तो ऐसी खरपतवारें को हम चिन्हित करें कि खरपतवार का टाइप किस प्रकार का है, उसका विस्तार किस प्रकार से हो रहा है, उसका गुणन किस प्रकार से हो रहा है ना। वो खरपतवार जो है उसकी आर्थिक महत्व की है, हानि की है या लाभ की है, ये सारी परिस्थितियों को देख करके हम इसका नियंत्रण निर्धारण करते हैं, निरोधन करते हैं। इसका निरोधन से पहले हमने इसके सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे हमारे को। क्या इसके सिद्धांत है, इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इस सिद्धांत को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से विधि हम काम में लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को देखना है प्रिंसिपल्स ऑफ द कंट्रोल। खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत क्या हैं। ये सिद्धांतों को ध्यान में रख करके हम खरपतवार नियंत्रण की विधियों को काम में लेते हैं। खरपतवार नियंत्रण विधियां, ये जो मैंने बोली है वो है खरपतवार नियंत्रण विधियां। इससे पहले हमारे को खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत देखने होंगे, और खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत देखने के बाद ही हमारे को समझना है कि खरपतवार का किस प्रकार से नियमानुसार नियंत्रण हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। तो आई वुड लाइक टू thank you all who have listened my lesson properly। और उसके बाद में आपको इस के अंदर किसी प्रकार का कोई संशय या इसमें किसी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन टॉक विथ मी। तो खरपतवार विस्तारण, खरपतवार गुणन एंड ए प्रिलिमिनरी नॉलेज रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ द weed control and modes of weed control, that will be discussed later on. So this is all about today. Have a nice day. Thank you very much for being with me. I am always at your disposal. You keep yourself, be ready with your course, and any kind of problem, any kind of confusion arises, you ask through phone or by WhatsApp। मेरा जो नंबर है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, यदि नहीं है तो मैं लिख देता हूँ 9414342848। और मेरा नाम तो आप लोग जानते ही, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप से मेरे से पूछ सकते हैं। और भी कोई बात हो
फ़ोन करके भी आप पूछा जा सकता है ना। तो ध्यान दीजिए, बने रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।